क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो ऑप्शन देख ले दोस्तों, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या हड़बू जी। तो सही उत्तर है पाबू जी। दोस्तों आप साथ साथ कमेंट भी करें जिससे आपको एग्जाम में याद रहे। व्याख्या देखेंगे। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि वे मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाए थे। ऊँट पालक जाति रायका या रेबारी उन्हें अपना आराध्य देव मानती है। जन्म इनका जोधपुर जिले के फलोदी के पास कोलू गांव कोलूमन में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे था। उपनाम इन्हें ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। पाबूजी की फड़, पाबूजी की जीवन गाथा को पाबूजी की फड़ पर चित्रित किया गया। भील जाति के भोपे रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन करते हैं। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। अन्य लोक देवता, रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। हड़बू जी को बलराम भगवान कृष्ण के भाई का अवतार माना जाता है। दोस्तों आप साथ साथ कमेंट भी करते जाइए जिससे आपको एग्जाम में याद होए। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम ये बुक की आप इमेज देख लें, राजस्थान क्रोनोलॉजी और जुलाई अगस्त 2025 वॉल्यूम 50 राजस्थान की करंट एवं ट्रेडिशनल जीके पर आधारित आज का जो हमारा ये है टॉपिक, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इससे पहले हमने इसी बुक के राजस्थान की भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और समसामयिक और बुक रिव्यू 3 से 4 से बहुत सारे वीडियो इसी बुक से आ चुके हैं। प्लेलिस्ट करंट क्रोनोलॉजी के नाम से बनी हुई है। तो दोस्तों चैनल पे इसको जाके बुक का पूरा रिव्यू देखें और इसके बाकी के जो वीडियो आपने पहले नहीं देखें उसको ज़रूर देखें। आप देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, साथ ही इसके आंसर के साथ इसकी व्याख्या भी दी गई है। बहुत ही अच्छे शानदार ये राजस्थान क्रोनोलॉजी है। तो आसपास के बुक स्टोर से बुक को परचेस करें, देखें, शानदार कंटेंट है। ये करंट पे आधारित है पर कुछ इसके टॉपिक इसमें दिए गए हैं तो वे इसके साथी हैं। अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला, संस्कृति, तो ये इसके शानदार टॉपिक हैं। बाकी इसमें करंट का ज़्यादा है तो आप इसको देखें और आसपास के बुक स्टोर से परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को दोस्तों ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आने वाले आपकी भर्तियों के लिए आपके साथी मित्र को ये वीडियो प्राप्त हुए आपके शेयर करने से, जिससे करंट के संबंधी, जिससे आरएस का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, हर के लिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों ये टॉपिक। क्योंकि राजस्थान की जो कंपटीशन की तैयारी होती है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और सभी क्वेश्चनों में व्याख्या भी दी गई है तो आपके लिए सरलतम होगा कि क्वेश्चन के साथ व्याख्या देना महत्वपूर्ण है, गागर में सागर के समान। तो चैनल पर बने रहें और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? तो कुंभलगढ़ का किला। व्याख्या देखें, अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित यह विशाल किला महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था।
इसका निर्माण इस तरह से किया गया कि यह एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य कर सके, जो लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी का सामना करने में सक्षम हो। 3 स्तरीय योजना राजप्रसाद, सबसे ऊंचा भाग, किले के सबसे ऊंचे और सुरक्षित शिखर पर राज परिवार के लिए महल जैसे बादल महल, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण भवन बनाए गए। यहाँ से पूरे किले और आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। जलाशय, सबसे नीचे का भाग, किले के भीतर घाटियां और निचला जो हिस्सा है उसमें वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए कई तालाब, बावड़ियां और कुंड बनाए जाते थे। यह किले की पानी की जरूरतों को पूरा करते थे। खेती व समतल भाग, किले की विशाल 36 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी, जिसे भारत की सबसे लंबी किलाबंदी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, उसके भीतर मौजूद समतल उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए सुरक्षित रखा गया। इससे घेराबंदी के समय किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अनाज और सब्जियां उगाई जाती थी। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो ऑप्शन सी नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। व्याख्या देखें। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए धर्मपरायण शासक महाराणा कुंभा ने भी मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था के संचालन हेतु नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना नामक ग्राम भेंट किए थे। इन गांवों से प्राप्त राजस्व का उपयोग मंदिर के दैनिक अनुष्ठान और रखरखाव लिए किया जाता था, जो कुंभा की भक्ति और कुशल प्रबंधन को दर्शाता था। नेक्स्ट है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया। यह ऑप्शन अलवर किले के बाला किले के संबंध सही नहीं है। व्याख्या देखें। बाला किले को आंख वाला किला, 52 बुर्जों को लाडला, वानगढ़ का लाडला या कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। भरतपुर के शासक सूरजमल 1756 और 65 में इस दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ सूरजकुंड और सूर्यकुंड नामक जलाशय बनाया। इस दुर्ग की प्राचीन 15 बड़ी बुर्जें हैं, जिनमें काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज व नौगजा बुर्ज प्रमुख है। सलीम सागर तालाब, सूरजकुंड इस दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत है। इस दुर्ग में चतुर्भुजा देवी व सीताराम जी के मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो सही उत्तर है निसारुद्दीन। व्याख्या देखें। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के प्रथम के शासनकाल में 1605 ईस्वी में उनकी तात्कालिक राजधानी चावड़ में रागमला का चित्रकारी निसारुद्दीन ने किया था। यह चावड़ रागमला के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मेवाड़ चित्रकला शैली के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस चित्र श्रृंखला में मेवाड़ शैली के प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साहबदीन भी मेवाड़ शैली के एक महान चित्रकार थे, लेकिन वे मुख्य रूप से महाराणा जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के पोते व शासनकाल में सक्रिय थे। भारत में किस स्थल पे तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ के स्थल पे लाई जाती है? तो सही उत्तर है सुरसुरा। लोक देवता वीर तेजाजी के किसी भी नए मंदिर के निर्माण के बाद पवित्र जागती ज्योत अखंड ज्योति उनके निर्माण स्थल सुरसरा जिला अजमेर से ले जाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार सुरसरा वह स्थान है जहां वचन निभाने के लिए सर्पदंश के बाद तेजाजी ने अपनी देह को त्यागा था। वे देवलोक गमन कर गए, इसलिए इस स्थान से लाई गई ज्योति उनकी साक्षात दिव्य ज्योति उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है और यह ज्योति नए मंदिर में स्थापित की जाती है। हालांकि अन्य स्थल भी तेजाजी से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिसमें खड़नाल नागौर तेजाजी की जो जन्मस्थली है, पनेर अजमेर जो तेजाजी का ससुराल है और कोलू जोधपुर यह लोक देवता पाबूजी से संबंधित है। दोस्तों ये आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम आदमकद के चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की? तो सही उत्तर है डी ईश्वरी सिंह जयपुर।
साहिब राम जयपुर चित्रकला शैली के एक महान चित्रकार थे। उन्होंने महाराजा सवाई ईश्वर सिंह शासनकाल में 1743 से 1750 के शासन काल में आदम का चित्र यानी व्यक्ति के वास्तविक आकार के बराबर चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की और यह जयपुर चित्रकला शैली की एक अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का एक ऐसा ही प्रसिद्ध आदम का चित्र बनाया जो आज भी सिटी पैलेस जयपुर में संरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रतापगढ़। व्याख्या देखें, माही नदी के किनारे कांठे पे स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र कांठल कहा लाता है। कांठल का शाब्दिक अर्थ किनारा या तट होता है। इसे भौगोलिक पहचान के आधार पर प्रतापगढ़ जिले की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष कांठल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक खेल, स्थानीय विरासत को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? तो डुकाव। ऑप्शन ए, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के बैंड बाजा के साथ दुल्हन के घर जाता है, उसे डुकाव कहते हैं। आखेटा, शव यात्रा के दौरान शमशान ले जाते समय अर्थी को कंधा देने वाले कांधिये जब अपनी दिशा बदलते हैं या एक दूसरे से स्थान बदलते तो इस क्रिया को आधेटा या आघेटा कहा जाता है। और बखेर, शव यात्रा के दौरान अर्थी पे पैसे या अन्य वस्तुएं जैसे कौड़ी, मखाने उछालने की रस्म को बखेर कहते हैं। सातरवाड़ा, मृत्यु के बाद शोक की अवधि जिसमें रिश्तेदार और समाज के लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया? इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल एक लघु रूप में नहीं है? तो सही उत्तर है गाहा। राजधारी यह एक लोकनाट्य का रूप है जो मुख्य रूप से कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है। यह एक प्रदर्शन कला है। सांग, यह ख्याल की एक अन्य नाम या पर्यायवाची है। स्वांग रूप धारण करने से बना यह शब्द एक लोकनाट्य को दर्शाता है। टप्पा, यह एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है। यद्यपि यह नाट्य नहीं फिर भी यह एक प्रदर्शन कला है। गाहा, यह गाथा शब्द का प्राकृत रूप है जिसका अर्थ होता है पद्य, छंद, काव्य। एक साहित्यिक अंग है, न कि प्रदर्शन की कोई विधा। नेक्स्ट है, आवा की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? तो सही उत्तर है 10 तो सिर व 54 हाथ हैं। व्याख्या देखें, सुगाली माता जो आवा जिला पाली राजस्थान की ये कुलदेवी है, मतलब आवा की कुलदेवी। उनकी प्रतिमा को बहुत ही अलौकिक शक्तिशाली रूप में दर्शाया गया है। यह प्रतिमा 10 सिरों, 10 मुखी रूप, 54 हाथ, भुजाओं के साथ स्थापित है जो विभिन्न आयुधों से सुसज्जित है। यह स्वरूप शक्ति विविधता से संपन्न शक्ति देवी का प्रतीक है जो धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहती है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। सुगाली माता की मूल प्रतिमा वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है यह 1953 में बनाया गया था। व्याख्या देखें, उदयपुर का जो प्रसिद्ध जगदीश मंदिर जिसे पहले जगन्नाथ राय के मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था जिसका निर्माण 1651 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। विकल्प में दिया गया 1953 गलत है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु जगन्नाथ की काले पत्थर से बनी 5 फीट ऊंची प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है जिसमें एक मुख्य मंदिर 4 छोटे सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर गणपति, सूर्य देवी, पार्वती और शिव को समर्पित छोटे मंदिर स्थित है जो पंचायतन शैली की पुष्टि करते हैं। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो सही उत्तर है नानाराम। व्याख्या देखिए, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ चित्रकला शैली की एक प्रसिद्ध कृति है जिसे चित्रकार नानाराम ने 1540 ईस्वी के आसपास चित्रित किया था और यह चित्र उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इस चित्र में भगवान कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को
पृथ्वी पर लाने का प्रसंग दर्शाया गया। यह कृति मेवाड़ शैली की जीवन, रंग, योजना और विस्तृत संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है पोमचा। व्याख्या देखिए, राजस्थान में कमल के फूल के अभिप्राय व मोटिफ युक्त ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। पोमचा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के पद्म से हुई है, जिसका अर्थ है कमल। यह एक मांगलिक ओढ़नी मानी जाती, जिसे विशेषकर शिशु के जन्म के अवसर पर पीहर पक्ष की ओर से भेजा जाता है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा व पुत्री के जन्म पे गुलाबी पोमचा ओढ़ने की परंपरा है। दोस्तों ये नोट करेंगे कि जो ये पोमचा है विशेषकर किस अवसर पर पीहर पक्ष के पर भेजा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन, और पुत्र के जन्म पे किस रंग का पोमचा पीहर पक्ष के द्वारा भेजा जाता है, कमेंट करेंगे। पुत्री के जन्म पे किस रंग का पोमचा पीहर पक्ष के द्वारा भेजा जाता है, वह ओढ़ने की परंपरा है। ये दोस्तों आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने पे आपको स्थायी रूप से याद होगा, नोट करें दोस्तों। महिलाओं के वस्त्रों को गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो गणगौर। व्याख्या देखिए, गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन के श्रृंगार करके नृत्य करते हैं उन्हें विशेषकर गणगौर के नाम से जाना जाता है, और यह पात्र नृत्य का मुख्य आकर्षण होता है। नेक्स्ट है, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया? तो सही उत्तर है छोटे लाल व सालिक राम ने। अलवर चित्रकला शैली के अंतर्गत महाराजा बलवंत सिंह के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का चित्रण किया गया। इसी क्रम में प्रसिद्ध ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का चित्रण संस्करण चित्रकार छोटे लाल व सालिग्राम द्वारा तैयार किया गया। यह दोनों ही अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, जो अपनी बारीकी चित्रकारी पांडुलिपि चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ जो विकल्प हैं और ये दो हैं, तो इनमें से कौन सा सही? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है पहला व दूसरा सही है, तो ऑप्शन भी देखें और इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ऑप्शन पहला है कि मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। ऑप्शन दूसरा, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिसपे ब्रज भाषा का प्रभाव था। व्याख्या देखिए, दिए गए दोनों कथन राजस्थानी भाषा और साहित्य के मध्यकालीन स्वरूप के बारे में सही जानकारी देते हैं। गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य के काव्य रचना हेतु जिन छंदों का विशेष प्रयोग हुआ उनमें गीत गद्य पद्य मिश्रित रचना दोहे जैसे छंद अत्यधिक लोकप्रिय थे। ये छंद वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस से भरपूर काव्य रचना में उपयोगी सिद्ध हुए। पिंगल भाषा का प्रचलन व ब्रज भाषा का प्रभाव। मध्यकाल में जो भाषा साहित्य का काव्य में प्रयुक्त होती थी पिंगल कहा जाता था। विशेषतः चारण कवियों की भाषा और उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है, विशेषकर शब्दावली काव्य अभिव्यक्ति में थे। राजस्थान की लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा। राजस्थानी लिपि विभिन्न रूपों में उपयोग की जाती थी, जिनमें महाजनी व्यापारिक लेखा जोखा के लिए कामदारी अदालतों दफ्तरों में घसीट के रूप में और शास्त्रीय धार्मिक या शास्त्रीय संदर्भ के रूप में शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य पद्य दोनों में लिखा गया? तो ऑप्शन बी अचलदास खिचड़ी वचनिका। व्याख्या देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य में गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में लिखी जाने वाली रचना को वचनिका कहा जाता है। अचलदास खिचड़ी वचनिका, जिसके लेखक शिवदास गांडण है, इसी वचनिका शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें गागरोन के शासक अचलदास खिची की वीरता का वर्णन गद्य पद्य दोनों रूपों में किया गया। कान्हड़देव प्रबंध, वेली कृष्ण रुक्मणी री प्रमुख रचना पद्य काव्य ग्रंथ है। हरि के लिए एक संस्कृत नाटक है। राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो ऑप्शन सी रास। राजस्थानी साहित्य और लोक परंपराओं में रास एक ऐसी विधा है जिसमें नृत्य, गायन, अभिनय
तीनों कलाओं का सुंदर समावेश होता है। रास मूल रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक संगीतमय लोकनाट्य है जिसमें कलाकार गाते हुए, नृत्य करते हुए कहानी का अभिनय करते हैं और यह एक जीवंत और सामूहिक प्रदर्शन कला है। अन्य विकल्प वचनिका यह गद्य पद्य की मिश्रित कथा शैली है। बात यह एक पारंपरिक कहानी सुनाने की विधा है जो मुख्य गद्य में होती है और ख्यात ऐसी घटनाओं का वर्णन करने वाली गद्य रचना है। राजस्थान में वर पक्ष वधु के पिता के द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहा जाता है तो मधुपर्क। व्याख्या देखिए, राजस्थान में विवाह के समय जब वर अपनी बारात लेके वधु के घर पहुंचता है तो वधु के पिता दूल्हे का आदर सत्कार स्वागत करने की रस्म को मधुपर्क कहा जाता है। यह पर एक वैदिक परंपरा जिसमें सम्मानित अतिथि यहाँ पर वर को दही, घी, जल और शहद का मिश्रण भेंट किया जाता है। अन्य विकल्प 32 नूतना भात नूतना, इसमें वर व वधु की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने का पूर्ण सहयोग की कामना करने की जाती है। मुकलावा, विवाह के बाद वधु को पहली बार ससुराल भेजने की जो रस्म, और मायरा जिसको कहते हैं कि विवाह के अवसर पे वधु के ननिहाल पक्ष मामा द्वारा लाए जाने वाला उपहार। नेक्स्ट है कथन पहला, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। कथन दूसरा, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा दोनों पृथक सही है, दूसरा एक का सही स्पष्टीकरण है। आप देखेंगे कि लालदासी संप्रदाय जिसकी स्थापना संत लालदास जी ने की थी, उनके दो प्रमुख सिद्धांत। कथन पहला, संप्रदाय में परिश्रम करके अपनी आजीविका कमाने पे अत्यधिक जोर दिया जाता है और इसी सिद्धांत के कारण यह संप्रदाय दूसरों पे आश्रित रहना या भिक्षावृत्ति भीख मांगना है या अनुचित समझा जाता है। दोनों कथन सही कथन है। बताया गया कि सिद्धांत में कथन पहले का सीधा है और सही कारण है क्योंकि वे परिश्रम से कमाने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए वे भिक्षावृत्ति को है समझते हैं। खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है तो भावगढ़ बंध्या। व्याख्या देखें, ऑप्शन सी सही है। खलकनी माता को समर्पित प्रसिद्ध गधा जो मेला है जयपुर जिले के भावगढ़ बंध्या गांव में आयोजित किया जाता है। यह गांव लुणियावसा के पास से अक्सर इस मेले को लुणियावस के नाम से जाना जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी से लेके एकादशी तक लगता है। यह भारत के सबसे बड़े गधों मेले में से एक है। यहाँ गधों और खच्चरों की खरीद फरोख्त के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठीकड़ा कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है तो सही उत्तर है बी, बनेड़ा। मारवाड़ चित्रकला शैली की एक प्रमुख शाखा ठीकड़ा चित्रकला जो जोधपुर राज्य के अधीनस्थ ठिकाने जागीरों में से विकसित हुई। यह चित्रकला की उपशैलियाँ थी जो स्थानीय राजाओं जागीरदारों के संरक्षण में फली और फूली। मारवाड़ ठिकाना चित्रकला में प्रमुख केंद्र घाणेराव जोधपुर ठिकाना, रिया जोधपुर ठिकाना वो भिणाय जोधपुर ठिकाना। ये सभी ठिकाने राज्य मारवाड़ के अधीन थे और वहां की कला शैली में राग रागिनियों की रासलीला, नायक नायिका भेद, देवी देवता आदि चित्रित होते थे। बनेड़ा ठिकाना वर्तमान में भिलवाड़ा जिले के मेवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आता है, न कि मारवाड़ शैली के। नेक्स्ट और अंतिम है दोस्तों, ये किशनगढ़ की फल्गुबाई की इस नृत्य से संबंध रखती है तो सही उत्तर है चरी नृत्य। व्याख्या देखिए, किशनगढ़ की जो फल्गुबाई राजस्थान के प्रसिद्ध चरी नृत्य के विश्वविख्यात नृत्यांगना है। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र के गुर्जर समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नृत्यांगना अपने सिर पर एक चरी पित्तल का पात्र जिसमें अक्सर जलते हुए कपास के बीज या दीपक होता है संतुलित करते हुए सुंदरता से नृत्य करती है। फल्गुबाई ने इस लोक कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये 26 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। आप इसका बार बार रिवीजन करें और यह शानदार बुक आप देख लें, राजस्थान क्रोनोलॉजी जुलाई अगस्त 2025 वॉल्यूम 50। तो ये हमने अभी राजस्थान की कला संस्कृति से ये टॉपिक के क्वेश्चन व्याख्या सहित हल किए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को 5 बार देखें,
क्वेश्चन में जहां मैंने आपको कमेंट करने के बारे में पूछा है कि कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, उनको उत्तर दें और रजिस्टर में नोट करें दोस्तों। और प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो जो इसके पूर्व में आ चुके हैं इसे भी देखें। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में अभी शेयर कर दें दोस्तों। बुक अच्छी है, शानदार है, आसपास बुक स्टोर से प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।